अच्छा, हमारे पास जो लेक्चर नंबर 2 है वर्क एनर्जी एंड पावर का, लेक्चर नंबर 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के आर्टिकल में हमने सारा एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। तो एनर्जी बेसिकली आपके पास क्या होती है, हमारे पास इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी की काम करने की कितनी एबिलिटी है उसको कहा जाता है कि ये क्या है, एनर्जी कहा जा सकता है। ठीक। अब एनर्जी को जब हम डिफाइन करते हैं तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे पहली जो एनर्जी आती है वो है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक। तो मैकेनिकल एनर्जी को जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो आप जब इसको लिखते हैं मैकेनिकल एनर्जी को, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी की टाइप है जिसको हम कहते हैं कि विच इज़ ड्यू टू पोजिशन प्लस मोशन। जो पोजीशन और मोशन दोनों की वजह से हो तो उसको हम कहते हैं क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसको सेपरेट कर लें कि अगर वो कहता है कि सिर्फ मोशन की वजह से होती है या फिर सिर्फ और सिर्फ पोजीशन की वजह से हो, तो फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके मज़ीद टाइप्स के अंदर। तो मोशन की वजह से हो तो उसको हम कहते हैं ये काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, और अगर पोजीशन की वजह से होती है तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बहरहाल हमने इसको डिटेल से डिस्कस करना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक। देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो सिंबल होता है वो के डॉट ई, और उसका अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो होता है 1/2 mv²। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/2 m v² है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ v डॉट v के लिहाज से लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि यहाँ पे अगर उसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 m। v को मैं m के साथ लिख लिया, और साथ में मैंने v जो आपके पास है यहाँ वाला ये इधर लिख दिया है। तो मुझे पता है कि p इज इक्वल्स टू बराबर होता है किसके, एम वी के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 एम वी की जगह पे मैं लिखूँगा p और साथ में लिखूँगा v। सो काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ तो हम जब भी डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है, तो ज़ाहिर बात है उसका जो फंक्शन आता है वो कॉस थीटा आता है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि पी वी कॉस थीटा। तो यहाँ से आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, मोमेंटम का, और अगर मोमेंटम और वेलोसिटी में कोई एंगल गिवन हो तो तब आपने इस फार्मूले को यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंट रिलेशंस हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी को हमने लिखा, फार्मूला लिखा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv² लिख लिया। अब इसी काइनेटिक एनर्जी से कुछ रिलेशंस हम बना लेते हैं जो कि एमसीक्यू के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि अगर v की वैल्यू को कांस्टेंट ट्रीट कर लिया जाए तो फिर काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। इसका मतलब है मैं यहाँ से एक रिलेशन बना लेता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 की रेशो जो बनेगी वो m1/m2 बन जाएगी। यानी यहाँ पे अगर किसी भी दो बॉडीज़ जिसका मैसेज की रेशो आपको पता चल जाए और वो दोनों बॉडी सेम स्पीड से मूव कर रही हों, तो इसका मतलब है आप काइनेटिक एनर्जी के रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो जाए कि वो क्वेश्चन की डिमांड इस तरह से हो कि m कांस्टेंट हो जाए, यानी मैस आपने कांस्टेंट ट्रीट कर लिया, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका v के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ से हम रिलेशन बना सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 टू द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी द सेकंड बॉडी, ये बनेगा v1² / v2²। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का एमसीक्यू बन सकता है कि अगर मेरे पास सपोज कर लें कि आपको कहा जाता है कि दो बॉडीज़ हैं, मतलब अगर क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए कि दो बॉडीज़ हैं जिनकी v1/v2 की वैल्यू आपके पास है 1/2 और मैस उनका कांस्टेंट है, तो आप काइनेटिक एनर्जी रेशो कैलकुलेट कर लें
तो काइनेटिक एनर्जी 1 रेशो काइनेटिक एनर्जी 2 आपके पास क्या बन जाएगी, 1 का स्केयर आ जाएगा 1, और यहाँ पे V2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है, उसका स्केयर क्या बनेगा 4, तो 1:4 विल बी द आंसर। तो इस तरह के सवाल आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। थर्ड केस में अगर आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी, वो कहता है कि वो कांस्टेंट है, दो बॉडीज़ हैं जो कि सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही हैं, तो इस केस में वीक और स्केयर और मैस का आपस में इन्वर्स रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि V1 स्केयर ओवर V2 स्केयर विल बी इक्वल टू वर्ड M2 डिवाइडेड बाई M1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि V1 ओवर V2 इज इक्वल्स टू किसके बन जाएगा, M2 डिवाइडेड बाई M1 का अंडर रूट। तो ये एक और रिलेशन आपके पास बन जाता है फॉर द स्पीड, अगर वो मैसेस की रेशियो आपको गिवन कर देता है। यहाँ पे देखें चूंकि काइनेटिक एनर्जी और मैस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर मैं यहाँ से ग्राफ बनाऊँ, तो अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि वाई एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी को, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम प्लॉट कर देते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपका मैस है, तो इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन बनता है, तो इनका जो ग्राफ आपके पास बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सेम इज़ द केस फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी और वी का स्केयर है, इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, वाई एक्सिस के ऊपर आप समझें कि काइनेटिक एनर्जी है, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपका क्या है, वी है। तो देखें वी का और काइनेटिक एनर्जी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन तो है, लेकिन सिर्फ वी का मैं प्लॉट करूँगा तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका याद रखना कुछ इस तरह से, ग्राफ को हम बड़े डिटेल से डिस्कस करेंगे बाद में। तो जिसके ऊपर स्केयर होगा, जिसके ऊपर पावर होगी, ग्राफ हमेशा उससे दूर जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी v के ऊपर पावर 2 है, तो v के ऊपर स्केयर है, तो हम सिर्फ v के साथ इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो v के ऊपर चूंकि पावर मौजूद है तो ग्राफ ने इससे दूर जाना है। लेकिन अगर मैं इसी ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ करूं कि सपोज कर लें y एक्सिस के ऊपर आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई और x एक्सिस के ऊपर आपका v स्केयर है, तो आप देखें v का स्केयर और आपका जो काइनेटिक एनर्जी है इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका जो ग्राफ आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, ग्रे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपका आ जाएगा। अब आ जाए हमारे पास इसके केस में, तो यहाँ भी देखें अगर मैं v को y एक्सिस के ऊपर ट्रीट करूँ और x एक्सिस के ऊपर मैं ट्रीट कर देता हूँ, सपोज कर लें कि मैस है, तो आपको पता है यहाँ भी v का स्केयर और मैस का आपस में इन्वर्स रिलेशन बन जाता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा देखें तो क्या बनेगा, यानी मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि v का मैस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो पावर जिसके ऊपर है वो क्या बनेगी, मैं इसको v इंटू अंडर रूट ऑफ m लिख सकता हूँ, तो ग्राफ आपका यहाँ से ये बन जाएगा। तो किस तरह से आप प्रेडिक्ट करेंगे, ग्राफ की प्रेडिक्शन किस तरह से है, तो देखें इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ कि v स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अगर कोई इस तरह से आपके पास हो जाए तो इसके केस में जिसके ऊपर पावर होगी उसके वैल्यू जो होगी, वो ग्राफ जो होगा वो हमेशा उससे दूर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्राफ को आपने ज़रा जहन में रखना है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी थी क्वेश्चन की, आपके रेशो के क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, तो आपने इसको इस तरह से ट्रीट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो इससे मज़ीद अगर हम क्वेश्चंस की तरफ चलें तो हमारे पास जो रिलेशंस बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन एक प्लॉट कर देता हूँ, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि दो बॉडीज़ हैं, सपोज कर लें वो एक बॉडी है जिसका मैस 1 kg है, और एक और बॉडी आपके पास है जिसका मैस आप सपोज कर लीजिएगा कि 4 kg है, आप इसको M2 कह दें और इसको आप कह दें ये M1 है। वो कहता ये है कि दोनों की हाइट जो है जिससे आप इसको फॉलो करवा रहे हैं, हाइट यहाँ पे क्या है, सेम है, सेम हाइट से आप उसको फॉलो करवा रहे हैं। वो आपसे पूछता है, ये डिमांड क्वेश्चन की ये है कि आप बताएं कि काइनेटिक एनर्जी की रेशो क्या होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, इसकी वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। देखें काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, चूँकि हाइट सेम हो गई तो इसका मतलब है अगर वो कहता है कि V1 और V2 सेम स्पीड से बेटा यहाँ पे फॉल किया है, तो वो डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा मैसेस के साथ, M1 और M2 की रेशियो बनेगी। दिस इम्प्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी 1
ओवर काइनेटिक एनर्जी 2। देखिए m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और m2 की वैल्यू कितनी है, 4। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, 1:4। सो द राइट ऑप्शन इज 1:4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर लिए इसको, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम। अब देखें, आपको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो है 1/2 mv²। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसका अमेंडमेंट करें तो ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2। आपने m से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया तो m² बन जाएगा, और m से आप इसको डिवाइड भी कर दें तो m² v² डिवाइडेड बाई m आपके पास बन जाएगा। इट मीन्स के हमारे पास जो फार्मूला होता है p इज इक्वल्स टू एम भी है, तो अगर मैं p² लिखूंगा तो m² इंटू v² लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, p² डिवाइडेड बाई 2m आपका बन जाएगा। इट मीन्स के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू आ जाएगा p² डिवाइडेड बाई 2m। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ जो रिलेशन बन जाता है वो आपका डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। इस फार्मूला को ज़रा लिखें, जो आपने ये अभी सॉल्व किया था उस फार्मूला को देखें। आपने क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² डिवाइडेड बाई 2m। आपने ये रिलेशन लिखा हुआ है। इस रिलेशन से हम मज़ीद डिफरेंट रिलेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस रिलेशन को यहाँ पे लिखना चाहें उसी तरह से जैसे आपने लास्ट टाइम पे रिलेशन बनाए थे काइनेटिक एनर्जी के लिए, इफ़ द मोमेंटम इज़ कांस्टेंट। अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी और मास का आपस में इन्वर्स रिलेशन बन गया। सो रिलेशन बना लीजिएगा कि काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इन्वर्स रिलेशन है, तो ये बनेगा m2 डिवाइडेड बाय m1। सो ये आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा। सेकेंड रिलेशन, अगर वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए, मैं इसी रिलेशन से इस तरह भी तो लिख सकता हूँ कि p² इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से p इज इक्वल्स टू 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट। तो ये मैंने एक रिलेशन लिखी। तो यहाँ पे देखें, तो अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में क्या होता है, फिर जो p होता है उसका मास के साथ क्या आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन बना ले कि p1 ओवर p2 इस इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ m1 डिवाइडेड बाय m2। ये एक और रिलेशन आपके पास बन जाएगा। थर्ड रिलेशन आप लिख सकते हैं कि अगर मैं कहता हूँ इफ़ m इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाए तो फिर मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के अंडर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का p के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का p के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी की रेशियो को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू p1² डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, p2² बन जाएगा। सो ये आपके पास एक और रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर आप बना लें, बड़े सिंपल है कि मेरे पास दो मैसेज हैं m1:m2, उनकी रेशो है 4:16 है, और आपसे पूछता है कि बताइएगा कि दोनों मैसेज अगर आप बात करें तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपसे पूछ लेता है कि सेम है, और आपसे पूछता है कि मोमेंटम की रेशो आप बता दें, वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो बड़ा आसान हो गया अब तो। देखें, हमें पता है कि p1 और p2 इज इक्वल्स टू, ये बनता है m1 डिवाइडेड बाय m2। m1 की वैल्यू 4 है, m2 की वैल्यू 16 है, तो ये बनेगा 2:4 विल बी द आंसर। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अब आज जो हमने कहा था कि हम ग्राफ को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो जनरल ग्राफ आपने याद रखने हैं। ये आपके बड़े ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही है, तवज्जो से ज़रा इसको बड़े गौर से बेटा सुनिएगा। देखिए, जनरल ग्राफ आपने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। अगर हमारे पास ए क्वांटिटी है और एक बी क्वांटिटी है, और एक क्वांटिटी का बी के क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है,
तो उस केस में जो ग्राफ आपका बनेगा, चूँकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो अगर ए को हम वाई एक्सिस के ऊपर ट्रीट करते हैं, बी को हम एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रीट करते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन में हमेशा याद रखें ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, ये पहला ग्राफ की पॉसिबिलिटी है जो आपके यहाँ से बन जाती है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आप इसको ए क्वांटिटी है और एक आपके पास बी क्वांटिटी है, ए क्वांटिटी को आपने रखा हुआ है अलॉन्ग वाई एक्सिस, बी क्वांटिटी को आप रखा हुआ है अलॉन्ग एक्स एक्सिस रखा हुआ है, और आप ड्रॉ करें इस तरह से कि ए और बी का आपस में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो बी को आप इंक्रीज करेंगे तो ए ने क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में बन जाएगा। इसी ग्राफ को ज़रा देखें, मैं इस तरह से प्लॉट करता हूँ। एक और पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ यहाँ से कि बेटा देखिए, अगर मैं ए को लेता हूँ अलॉन्ग वाई एक्सिस और यहाँ पे मैं लेता हूँ कि 1/b, यानी अब जो ग्राफ यहाँ पे है वो ए वर्सेस 1/b है, तो 1/b पूरी की पूरी एक टर्म कंसिडर हो रही है यहाँ पे। पहले सिर्फ b आपके पास था तो b का a के साथ इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे a और b 1/b का ग्राफ है, तो 1/b पूरी का पूरी एक टर्म कंसिडर हो रही है। अगर आप इसको नाम देते हैं x का और इसको आप नाम देते हैं y का, तो x और y का तो आपस में क्या रिलेशन बन गया, डायरेक्ट रिलेशन बन गया। तो इस केस में ग्राफ ने क्या बनना है, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये तीसरा ग्राफ की पॉसिबिलिटी है जो कि आपने यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी बन जाती है ग्राफ की, वो आपके पास क्या बनेगी। सपोज कर लें कि मेरे पास उसी तरह से मैं ग्राफ को प्लॉट करना चाहता हूँ, ए वर्सेस आपका रिलेशन बन जाता है, लेट्स से हम कहते हैं कि बी के स्केयर के साथ। ये एक हमारे पास ग्राफ है ए वर्सेस बी का स्केयर, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ ए वर्सेस बी। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी मैं यहाँ से बना लेता हूँ। ग्राफ जरा गौर से देखिएगा। देखिए, ए को हम लेते हैं लेट से आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर, और बी को हम लेते हैं वाई एक्स एक्सिस के ऊपर। ये पूरी की पूरी टर्म है बी के स्केयर, तो बी के स्केयर का और आपका जो ए है इसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन बनता है, तो ग्राफ आपका स्ट्रेट बनेगा। आप इसी को ज़रा फोकस करें, यहाँ पे आ जाएं। ए वर्सेस आपके पास क्या है, बी है। आप ए को रख लें, लेट से आपके पास वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस के ऊपर आप बी को ड्रॉ कर लें। अब यहाँ भी देखें, ए वर्सेस बी है तो बी के ऊपर क्या है, पावर है। तो आपने याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जिसके ऊपर पावर होगी ग्राफ उससे दूर जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ देखिए ना, किसके ऊपर पावर है, बी के ऊपर पावर है। तो जब बी के ऊपर पावर आपके पास आ जाती है, तो इट मीन्स कि बी से ग्राफ दूर जाएगा, तो इसका मतलब है ग्राफ आपके पास इस फॉर्मेशन में आएगा। थर्ड, एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए मज़ीद। सपोज कर लें कि मैं ड्रॉ करता हूँ ए वर्सेस बी का अंडर रूट। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ए स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो देखें अब इसका ग्राफ की क्या पॉसिबिलिटी बनती है वो ज़रा देख लें। देखिए, वाई एक्सिस के ऊपर आप रखें, हमारे पास क्या है, ए है, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास क्या है, बी है। ठीक, तो सिर्फ बी है, बी अंडर रूट नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास एक और भी बन जाती है। देखिए, एक हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि आप ए को रखें वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर बी का अंडर रूट रख लें। तो ए और बी का अंडर रूट आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। लेकिन आप नेक्स्ट देखेंगे तो ए और बी का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, तो इसको हम ए स्केयर प्रोपोर्शनल टू बी भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्केयर रूट ले तो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा बी के ऊपर जो है। तो देखिए, अब पावर किसके ऊपर आ गई है, ए के ऊपर आ गई है, तो ग्राफ ए से दूर जाएगा। तो इस केस में ग्राफ की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी। तो जहाँ पे ग्राफ की बात आती है तो उसको यहाँ पे आपने बड़ी गौर से देखना है, तो आपके ग्राफ के क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकते हैं जो कि इसकी पॉसिबिलिटी के बेस के ऊपर बन सकते हैं।
अब आ जाए हमारे पास क्वेश्चंस की तरफ। सपोज करें जैसे हमने रिलेशन लिखे हुए थे कि वो कहता है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी सेकंड बॉडी, वो आपसे पूछता है कि वो कहता है कि दिस इज इक्वल्स टू 9:25, और आपसे पूछता क्या है, वो आपसे कहता है टू फाइंड, आप फाइंड कर लें P1:P2। बड़ा सिंपल, अभी आपने सवाल किए थे। अगर मैं इसको एमसीक्यूज की फॉर्म में प्लॉट कर देता हूँ, ऑप्शन आपको देता हूँ 3:5, 5:3, 1:2 और 2:1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिलेशन आपने लास्ट टाइम पर डिस्कस किया है कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के अंडर रूट के साथ। इट मीन्स कि मैं इसको लिखूंगा P1/P2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2। तो यहाँ पे देखें काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू क्या है 9 डिवाइडेड बाई 25, इसका मतलब है क्या आंसर आएगा 3:5। सो द राइट ऑप्शन इज अल्फा विच इज 3:5। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से एक छोटा सा प्लॉट कर देता हूँ क्वेश्चन, सपोज कर लें क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ गया। एक हमारे पास बॉडी है, सपोज कीजिएगा कि एक बॉडी मेरे पास है, वो उसको हम यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट के ऊपर यहाँ से ड्रॉप किया हमने, और वो जो पाथ फॉलो किए जा रहा है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज कर लें एक बॉडी को हमने यहाँ से जिसका मैस m है उसको यहाँ से हमने फॉल करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वो आपसे डिफरेंट पॉइंट चूज़ कर लेता है। सपोज कर या वो कहता है कि आपके पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कहते हैं ए। इसी तरह से ये जो पॉइंट आपके पास है इस पॉइंट को आप कहते हैं बी, और इसी तरह से आप कहते हैं कि ये जो पॉइंट आपके पास होगा इस पॉइंट को आप कहते हैं सी है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, और ऑप्शन देता है अल्फा ए है, बी है और सी है, और डेल्टा ऑप्शन आप कह दें कि नन ऑफ दीस है। तो बड़ा सिंपल है, आपको पता है बेटे कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम तब होगी जब V मैक्सिमम होगा। V मैक्सिमम मींस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि मैथ तो हर जगह कांस्टेंट ट्रीट करेगा। अब ज़रा देखें यहाँ पे जैसे ही बेटा वो उतराई आपके पास जैसे ही आपके आ रहा है तो यहाँ पे तो मिनिमम होगी, यहाँ भी मिनिमम होगी, क्योंकि जैसे ही बेटा ये आएगा तो स्पीड गेन करता हुआ आ रहा है, स्पीड गेन करेगा और यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड से यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो इसलिए तो जो राइट ऑप्शन आपके पास बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, इट इज़ दी अल्फा ऑप्शन। सो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट विच इज़ ए। इसी तरह से आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन बना सकते हैं, या सपोज की जगह मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ। यहाँ पे हम प्लॉट कर देते हैं एक और क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि वो आपसे पूछता है कि मेरे पास सपोज कर लें कि जो मैस है, मैस की वैल्यू आपको कहता है कि 10 kg है, और जो मेरे पास V है उसकी वैल्यू आपको दे रहा है कि 6I + 8J है। वो आपसे कहता है क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर, यानी आपने काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अभी आपने डिस्कस किया था, क्या था 1/2, इसको हम लिख सकते हैं V.V। तो आपको पता है कि जो I.I है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि V² होता है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/2 mv²। तो V² हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास x की टर्म और y की टर्म का आप रेशो ले लें, सॉरी इसका बेटा आप स्क्वायर रूट्स के ले लें। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1/2 m V² को आप कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ x के कंपोनेंट का स्क्वायर तो बनेगा 36 प्लस y के कंपोनेंट का स्क्वायर तो बनेगा 64, तो और इसका स्क्वायर रूट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1/2, m की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10, वो आकर 10 आ गई, और ये बनेगा 36 प्लस 64 ये बनेगा 100। तो 100 का अंडर रूट आपके पास क्या बनेगा 10, तो ये आप यहाँ पे कैंसिल कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास बनेगा 1/2, m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 10 थी, कैंसिल हो गया, ये 5 बन जाएगा।
तो 10 5 सर कितना बन जाएगा 50 जूल। सो द राइट ऑप्शन इज 50 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। हमारे पास जो इससे मज़ीद पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चंस की, वो आपके पास क्या हो सकती है। देखिए एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है कुछ इस तरह से कि सपोज कर लें कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि एक बॉडी है जिसका मैस 2 kg है। वो आपका जो मैस है जिसका 2 kg है, आपने उसको ड्रॉप्ड किया है लेट से किसी भी हाइट से, और हाइट आपको गिवन करता है कि 20 मीटर है। कहता ये है कि जब आपने काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है वाइल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को स्ट्राइक करते हुए आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो देखें बड़ा आसान सा क्वेश्चन, आप कैसे सॉल्व करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv²। तो v जो हमें नहीं पता यहाँ पे, तो v को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2gh इज इक्वल्स टू vf² माइनस va² होता है। इस पॉइंट के ऊपर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका मतलब यहाँ पे आप 0 पुट कर देंगे तो ये बनेगा 2gh इज इक्वल्स टू vf²। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, तो इसका मतलब है क्या बनेगा, यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू m। v² की जगह पे आप क्या पुट कर दें यहाँ पे √2gh पुट कर दें, या आप यहाँ पे सेपरेट v की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे भी इसको पुट कर सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 1/2, और मैस की वैल्यू आपको पता है कितनी है 2 kg है, और आपको पता है कि 2 और g की वैल्यू यहाँ पे ले लें 10, और h की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है वो है 20 मीटर। ज़रा सॉल्व करें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और तो ये बनेगा 10 2 ज़ार 20, और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 400 का अंडर रूट। तो 400 का अंडर रूट आपके पास क्या आंसर देता है, वो आता है 20। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्ड 20 जूल। तो ये इस तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन है, वो आपसे पूछता है कि इफ़ काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बराबर हो जाए तो फिर आप बताएं कि v की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कंडीशन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2mv², मोमेंटम का फार्मूला mv, m से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और v की एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, जो बच जाएगा 1/2 v इज इक्वल टू क्या बनेगा 1। सिंपलाइज दैट v इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो ये बनेगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू जो आपके इसके रेलेवेंट पूछा जाता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कर लें एक क्वेश्चन आ गया, देखिए आपके पास क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मूविंग विद सेम, या आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट मोमेंटम, या कहीं पे वर्ड इसके लिए एमसीक्यू का पूछा जाता है मोमेंटा। देन विच ऑफ देम हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, और ऑप्शन आपको देता है, लेट्स से आप कहते हैं अल्फा है, बी ऑप्शन आपके पास है बीटा, सी ऑप्शन आपके पास है प्रोटॉन, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास क्या है न्यूट्रॉन है। सॉल्व कैसे करना है आपने, देखिए आपके पास रिलेशन होता है एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है p² डिवाइडेड बाई 2m। चूँकि मोमेंटम वो कहता है कि कांस्टेंट है, सो काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ क्या आ गया इनवर्स रिलेशन है। तो जिसका मैस ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी कम। सो मैस ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मैस ऑफ द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो अगर वो आपसे पूछता है, दो एमसीक्यू बन सकते हैं यहाँ से, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का पूछता है तो इसका मतलब है वो किसका होगा इलेक्ट्रॉन का। क्यों, क्योंकि इसका मैस क्या है कम, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। चूंकि सवाल पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम के बारे में,
तो जिसका मैस ज़्यादा, तो अल्फ़ा पार्टिकल का मैस ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम हो जाएगी। सो यहाँ पे इस एमसीक्यू के मुताबिक जो राइट ऑप्शन बनेगी वो क्या बनेगी, अल्फ़ा बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास पेपर का क्वेश्चन है, जो कि एमडी कैट 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 में क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। वो क्वेश्चन ये है कि अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ऑफ द मास m is at rest, acted upon by a force, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो F है, फॉर टाइम t। ठीक है, इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम t इज, और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देता है, एफ स्केयर टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2m, एफ टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2m, एफ टी डिवाइडेड बाई 2m, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है एफ स्केयर टी डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है आपने, आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला है पी स्केयर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक, अब ज़रा रिमाइंड करें, रिकॉल करें कि देखिए आपने फोर्स का फार्मूला पढ़ा था, वो था F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी आप इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाई टी एंड P इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं एफ टी। ये बात जो आपने लिखी हुई है इसको ज़रा पुट करें यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू P की जगह आप पुट करेंगे एफ टी का होल स्केयर डिवाइडेड बाई 2m बन जाएगा, ये बनेगा एफ स्केयर टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2m। सो अब आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, तो वो क्या बनेगी, एफ स्केयर टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2m, सो विच इज़ दी अल्फा ऑप्शन। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाते हैं तो उसके लिए फार्मूला आपने याद रखने हैं। फार्मूला कुछ इस तरह से है कि जिस तरह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उसका मोमेंटम के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का v के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो आपको पता है कि p का I के पावर का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी का v के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। तो अगर इस तरह से हमारे पास रिलेशंस बन जाते हैं तो उस केस में अगर परसेंटेज एक क्वांटिटी में गिवन हो तो दूसरी परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। मैं पहले यहाँ पे जनरल फार्मूलाज यहाँ पे लिखता हूँ इस केस के लिए कि कहीं भी एक क्वांटिटी का, मैं चले यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरह से है कि इफ़ एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है, तो आपने फार्मूला याद रखने, ये जनरल फार्मूले हैं जो कि हर किसी उस रिलेशन के ऊपर अप्लीकेबल होंगे। सो परसेंटेज इंक्रीज इन द ए विल बी इज इक्वल्स टू, मैं ये बात इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इन बी, ये आ जाएगा, इसका होल स्केयर -1 मल्टीप्लाई कर दें किसको, 100 से। तो अगर इस बी क्वांटिटी में परसेंटेज गिवन हो तो आप इसकी परसेंटेज इंक्रीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर परसेंटेज डिक्रीज आ जाए कि आपने कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, प्लस की जगह पे माइनस कर दें परसेंटेज और फिर आपके पास डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द बी का होल स्केयर और यहाँ पे क्या कर दें -1 और मल्टीप्लाई कर दें किससे, 100 से। तो ये आपका एक और फार्मूला बन जाएगा। थर्ड फार्मूला क्या है कि अगर मेरे पास इस तरह से हो कि देखें इस तरह काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है लेकिन अंडर रूट के साथ, तो उस केस में अगर हमारे पास परसेंटेज गिवन हो एक क्वांटिटी में, यानी आपके पास आ गया ए
प्रोपोर्शनल टू बी अंडर रूट, इस तरह का सवाल आ गया, रिवर्स ऑर्डर में पूछा जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, बड़ा सिंपल हो गया, परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंटम फाइंड करना है, तो 1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, तो आप इसके ऊपर क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें और यहाँ पे -1 कर दें और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दें होल को 100 से, तो ये आपका एक और फार्मूला बन जाएगा। सो इफ़ द परसेंटेज डिक्रीज आपके पास हो, इन मोमेंटम आपने कैलकुलेट करना है, तो जहाँ प्लस है उसकी जगह आप क्या लगा देंगे, माइनस, परसेंटेज डिक्रीज आपको गिवन होगी इन काइनेटिक एनर्जी, आप इसका क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, -1 मल्टीप्लाई बाय क्या बनेगा, 100। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, इसके लिए फार्मूलाज को आपने याद रखना है, ठीक। तो अगर आप इसी तरह से एक सवाल हम कर लेते हैं, सवाल से बात क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि आपने किस तरह से इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू आ गया, एमसीक्यू आपके पास कुछ इस तरह से है कि इफ़ परसेंटेज इन increase in the kinetic energy is equals to 21%, ये आ गया। देन वो आपसे पूछता है कि परसेंटेज इंक्रीज आप बता दें किस में, मोमेंटम में, और ऑप्शन आपको दे जाते हैं। लेट से आपके पास ऑप्शन है, सपोज कर लीजिएगा कि 10% है, 20% है, 30% है, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास क्या है, 40% है। अब देखिए इसको डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और तरीका आपके पास जो पिछला फार्मूला वाला है उससे भी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड यहाँ पे लगाता हूँ, यानी वो जो फार्मूले आपने लिखे हुए उससे भी डायरेक्ट एक शॉर्टकट हमारे पास है, हम उसको लगा सकते हैं। देखिए मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के अंडर रूट के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन आपके पास बन जाता है, ठीक है। इट मीन्स कि मैं वैसे इसको लिख लेता हूँ कि P इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी की पावर 1/2 आपके पास बन गई। अब जो भी परसेंटेज इंक्रीज गिवन है मोमेंटम में फाइंड करनी है आपने, तो परसेंटेज इंक्रीज तो पता है आपको काइनेटिक एनर्जी में कितनी है, 21% है, तो आप इसको लिख लें 21, और इसकी पावर क्या 1/2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, यानी परसेंटेज आपको फाइंड करनी है, तो 1/2 इंटू परसेंटेज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी जो गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ऑलमोस्ट आपको नियरेस्ट आंसर देगा। तो वहाँ से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये बनेगा 10 पॉइंट समथिंग, सो द राइट ऑप्शन इज वर्ड 10%। अब इसी सवाल को आपने क्वेश्चन को करना है जो आपके पीछे फार्मूला से हैं, जिसमें आपका जो फार्मूला लगेगा, जो पहला वाला फार्मूला लगेगा उससे सॉल्व करेंगे तो आंसर 10% ही आएगा। तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स, वो आपने खुद अटेम्प्ट करना है ताकि उससे आपको मज़ीद भी क्लैरिफिकेशन आ जाए। अब आज हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट हमारा है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपको लास्ट टाइम हमने लेक्चर के स्टार्ट में ही डिफाइन की थी कि ये एक ऐसी एनर्जी है विच इज़ पोजेस्ड ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। पोजीशन ऑफ द बॉडी से हो तो हमसे कहते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी है। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट कि ये बेसिकली कौन सी एनर्जी है, इट इज़ एक्चुअली अ स्टोर्ड एनर्जी, यानी एक ऐसी एनर्जी है जो किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है। और फिर ये पॉइंट आप एक और लिख सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी है कि कैन परफॉर्म वर्क, ये वर्क परफॉर्म कर सकती है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या बन जाता है, mgh। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कुछ इस तरह से कि अगर उसी तरह से रिलेशन बनाना चाहें तो आप यहाँ भी बना सकते हैं कि यहाँ पे अगर मेरे पास m की वैल्यू कांस्टेंट हो और g की वैल्यू कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन आ गया h के साथ। सो यहाँ पे रिलेशन बना लीजिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी 1 और पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल्स टू h1 और h2। इसी तरह से अगर मैं सपोज करता हूँ कि h की वैल्यू को कांस्टेंट ट्रीट करता हूँ
तो पोटेंशियल एनर्जी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 और पोटेंशियल एनर्जी 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, m1 डिवाइडेड बाय m2। देखें जी की वैल्यू दोनों केसेस में आपने कांस्टेंट ट्रीट करनी है। ग्राफ अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं इनका बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे आप y एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दें पोटेंशियल एनर्जी को, और x एक्सिस के ऊपर आप h रखें या फिर मास रखें। दोनों ही केसेस में चूंकि डायरेक्ट रिलेशन बनता है तो ग्राफ में क्या बनना है, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जो कि ओरिजिन से आपका स्टार्ट होगा। ठीक, हाँ, इसी तरह से हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। वो आपको पता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अगर मैं लिखूं तो वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 के एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन बन जाता है, डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। और अगर मैं इसी का ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, लास्ट टाइम हमने डिटेल से डिस्कस किया, शॉर्टकट मेथड सीखा कि अगर मैं इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करूँ और यहाँ पे एक्स एक्सिस को प्लॉट कर दूँ, तो जिसके ऊपर पावर होगी ग्राफ उससे दूर जाएगा, तो आपका ग्राफ ये बनेगा। इसी तरह से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया, ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ये नाम बता रहा है कि एक ऐसी एनर्जी होगी जो कि चार्जेस के साथ लिंक करेगी। तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 QV, या फिर आप Q को C भी पुट कर दें तो बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 CV स्क्वायर का। इसी तरह से हमारे पास एक और एनर्जी भी होती है जिसको आप कहते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो हमारे पास लिंक करती है इंडक्टर के केसेस के साथ। तो उसका फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 LI स्क्वायर। L इज़ द इंडक्टेंस और दूसरा आपके पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा I, आपको रिप्रेजेंट करता है करंट को। ठीक, अच्छा, अब इसके देखिए इसी क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़े सिंपल है। सपोज कर लीजिएगा कि बेटा आपके पास बॉडी है, दो बॉडीज़ हैं, या एक आप समझे कि एक बॉडी है और उसकी जो हाइट है वो है h मीटर है। ठीक है, h आपका गिवन है कितना, सपोज कर लें कि वो गिवन है 8 मीटर, और यहाँ पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको गिवन है कि 240 जूल है। ठीक है, आपसे पूछता क्या है कि आपने फाइंड करनी है कि पोटेंशियल एनर्जी एट 3 मीटर अबव सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व करना है आपने, क्वेश्चन को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपके पास बॉडी है जिसकी हाइट 8 मीटर है, वहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 240 जूल है। वो कहता है कि 3 मीटर के ऊपर आपने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। देखें हमारे पास रिलेशन था पोटेंशियल एनर्जी 1 ओवर पोटेंशियल एनर्जी 2 और बराबर था H1 ओवर H2 के। तो आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 2 आपने कैलकुलेट करनी है और पोटेंशियल एनर्जी 1 आपको पता है, तो मैं लिखूंगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी 1 मल्टीप्लाई बाय H2 डिवाइडेड बाय H1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी 2। अब पोटेंशियल एनर्जी 1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 240 है। आपने इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को 240 पुट कर दिया। इसी तरह से H2 की वैल्यू को आप पुट कर देंगे यहाँ पे, तो H2 की वैल्यू गिवन है 3 मीटर, और यहाँ पे H1 की वैल्यू पुट कर दें तो वो कितनी है 8। 8 1 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 और 0, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे बनेगा 9 और 0, सो 90 जूल विल बी द आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए किसी के पोटेंशियल एनर्जी के। अब मज़ीद बढ़ते हैं, हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट एक MCQ है। और MCQ कुछ इस तरह से है कि देखें एक बॉडी है जो कि सपोज कर लें, चले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, एक बॉडी है, लेट से MCQ को हम प्लॉट कर देते हैं। वो क्या है, एक बॉडी एक A पॉइंट के ऊपर हमने प्लेस की हुई है, और A पॉइंट के ऊपर जो प्लेस की हुई है इसकी जो हाइट है यहाँ से
वो हाइट आप सपोज कर लीजिएगा कुछ इस तरह से है, फ्रॉम द ग्राउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ है। इसको आपने नाम दिया हुआ है कि h इज इक्वल्स टू, वैल्यू गिवन है 300 मीटर, यानी कि h हमारे पास कितना है 300 मीटर है। वो कहता है ये कि 60% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो क्या कर गया है, लॉस कर गया है। देन वो आपसे पूछ रहा है कि जहाँ पे उसने 60% लॉस की है तो उसकी हाइट ग्राउंड सरफेस से क्या है। आप इसको नाम दे दें कि इसको आप कह दीजिएगा कि एच प्राइम आपने कैलकुलेट करना है। इट मीन्स कि ये बॉडी चूंकि फॉल करते हुए आएगी तो एच प्राइम के ऊपर इसने 60% एनर्जी को लॉस किया है, वो हाइट आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसका शॉर्टकट ज़रा सीख लीजिएगा। आप जब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपने फाइंड करनी है वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी प्राइम से नोट कर दें। देखें इसका शॉर्टकट ये है कि आपने जब इसका फाइंड करना है तो रिमेनिंग परसेंट ऑफ एनर्जी इसको मल्टीप्लाई कर दें आप पोटेंशियल एनर्जी से। अगर देखें पोटेंशियल एनर्जी प्राइम यानी इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी उसको आपने पोटेंशियल एनर्जी प्राइम का नाम दिया हुआ है, और इस हाइट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी उसको आपने पीई का नाम दिया हुआ है। ज़रा वैल्यूज पुट कर दें और ज़रा इसको सॉल्व करें। मैं इसको लिखूंगा एम जी एच प्राइम इज इक्वल टू 60% लॉस कर गया है तो रिमेनिंग कितनी है मेरे पास 40% है, और यहाँ पे जो एनर्जी है उसको हम एम जी एच लिख सकते हैं। तो एम जी से कैंसिल हो जाएगा। एच प्राइम तो हमने कैलकुलेट करना था, 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ 40 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी गिवन है 300। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा h प्राइम विल बी इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई ये 40 है तो 4 3 ये बनेगा 120 मीटर। सो राइट ऑप्शन जो भी अवेलेबल होगी उसमें 120 मीटर को आपने क्या करना है सेलेक्ट करना है। ठीक। अच्छा उसके बाद एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी में कुछ इंट्रोडक्शन बातें होंगी। वो क्या है एब्सोलूट पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है U इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय क्या होगा R, यानी U का इनवर्स रिलेशन बन जाएगा किसके साथ -1 और R के साथ। तो अगर सबसे पहली बात आप इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, ग्राफ को प्लॉट करना चाहते हैं, तो वाई एक्सिस के ऊपर आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हो गई और यहाँ पे आपके पास आर हो गया। ठीक है, तो ग्राफ माइनस के साथ देखिए इन्वर्स रिलेशन है, ये बढ़ेगा ये डिक्रीज करेगा, लेकिन नेगेटिव साइड के ऊपर तो ग्राफ आपका ये बनेगा। ठीक, लेकिन अगर u का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं आप किसके साथ -1 डिवाइडेड बाई आर के साथ, इसका ग्राफ क्या बनेगा फिर स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। वो आपसे पूछता है कि सपोज कर लें एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, आपको कहता है कि u की जो एनर्जी है वैल्यू होती है वो -gm m डिवाइडेड बाई आर है। ठीक है, तो आपसे पूछता है क्या है कि एट इन्फिनिटी के ऊपर आपका जो चेंज आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आप खुद से सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैं सोल्यूशन कर लेता हूँ इसका। देखिए डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो फाइनल के ऊपर क्या होगी एब्सोल्यूट एनर्जी, इन्फिनिटी के ऊपर क्या होती है 0, माइनस इंटू माइनस इस फार्मूले का अपना है माइनस वाला, और इसकी जो वैल्यू होती है जी एम एम उसके साथ एक नेगेटिव साइन होता है। तो चेंज इन द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। तो राइट ऑप्शन में आपने इस ऑप्शन को फिर सेलेक्ट करना है। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन और है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अगर वो आपसे पूछता है कि बताइएगा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसके ऊपर बताएं कि u की वैल्यू क्या होगी, तो g की वैल्यू 0, r की वैल्यू 0, इसका मतलब है u की वैल्यू क्या बनेगी इन्फिनिटी। तो ये एक छोटा सा MCQ आपका इसके रेलेवेंट
और भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम मूव करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी के ऊपर। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अब इसमें क्या है कि हाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म से एक जगह से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। सबसे पहले आप बात कर लें कि लेट्स से हमारे पास है इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, या फिर आप फ्रिक्शनल फोर्सेस को इग्नोर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या बनेगा, लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा, गेन इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इट मीन्स कि एक बॉडी है, आप उसको फॉल करवा रहे किसी हाइट से, तो एच डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, स्पीड बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो मैं लिख सकता हूँ किस तरह से कि अगर दो पॉइंट के ऊपर एम जी एच वन इंटू एच टू आ जाएगा माइनस साइन, इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2 एम बी टू स्केयर माइनस 1/2 एम बी वन स्केयर। तो इनिशियल से फाइनल, मतलब फाइनल से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे कॉमन ले लें, तो एम जी एच इंटू एच वन माइनस एच टू इज इक्वल टू 1/2 एम वी टू स्केयर माइनस वी वन स्केयर आ जाएगा। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि और एम जी एच इज इक्वल्स टू 1/2 एम बी स्केयर। ठीक, ये तब लगता है फॉर्मूला जब आपके पास एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शनल फोर्स को आपने इग्नोर किया हुआ है। लेकिन अगर आप कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, ठीक है, आप इग्नोर नहीं कर रहे, आप उसको इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्सेस। ठीक, अब यहाँ पे इसको जब आप लिखेंगे तो ये बनेगा एम जी एच इज इक्वल्स टू 1/2 एम बी स्केयर प्लस वर्डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। वर्डन का फार्मूला होता है एफ इंटू डी। तो अगर एक बॉडी आपके पास सर्टन हाइट से थ्रो किए जा रहा है, फॉल के बारे हैं, तो फोर्स की जगह पे फ्रिक्शनल फोर्स और डी की जगह क्या बनेगा, एच। इट मीन्स कि यह बनेगा एफ इंटू एच बन जाएगा। ठीक, आप इसको डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट शेप्स बना लें, एम जी एच माइनस एफ एच इज इक्वल्स टू लिख सकते हो 1/2 एम वी स्केयर। आप इसको मज़ीद शेप्स में चेंज कर दें, एम जी एच माइनस एफ एच माइनस 1/2 एम वी स्केयर इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिफरेंट शेप्स के लिहाज से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो आपको आने चाहिए। चले एक छोटा सा एमसीक्यू प्लॉट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सपोज कर ले एक बॉडी है, वो आपकी किसी इंक्लाइन शेप के ऊपर पड़ी हुई है, और इंक्लाइन शेप से आप उस बॉडी को यहाँ डाउनवर्ड रोल कर रहे हैं, या आप समझें कि वो आपकी बॉडी स्लाइड करते हुए आ रही है। इसका डिस्टेंस s है और इसकी जो हाइट है उसको आप कहते हैं ये क्या है, h है। तो आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन आपको देता है यहाँ पे, और फर्स्ट ऑप्शन इज एम जी एच इज इक्वल्स टू 1/2 एम बी स्केयर प्लस इंटू एफ एच। एम जी एच इज इक्वल्स टू 1/2 एम बी स्केयर प्लस इंटू एफ एस। चार्ली ऑप्शन आपको दिया जाता है एम जी एच इज इक्वल्स टू 1/2 एम बी स्केयर माइनस एफ एस। और लास्ट डेल्टा ऑप्शन इज 1/2 एम बी स्केयर प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा इनटू सॉरी, ये बनेगा आपके पास क्या है, माइनस कर दें प्लस कर दिया, और यहाँ पे इसको आप एच कर दें,
और इसको आप नेगेटिव बना लें। अब इसमें से याद रखना है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर हमने एच लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो हमेशा वो एच को ही टिक करते हैं। ऐसा नहीं होता। देखिए फ्रिक्शन किसके दरमियान है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ्रिक्शन इज बिटवीन ब्लॉक सरफेस, ब्लॉक एंड द सरफेस। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिस, मैं यहाँ पे आपको ले हिंट लिखता हूँ कि जिस सरफेस के साथ वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट वो ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है, उसका नाम फ्रिक्शन के साथ लिखना है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट किसके दरमियान है, बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस, तो एस है ना, तो इसके लिए आपका क्या बन जाएगा, ये बीटा ऑप्शन करेक्ट। एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम बी स्केयर प्लस क्या बन जाएगा, एफ एस बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट आपके पास इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, ये बात वहीं से आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि सपोज कर लें यहाँ पे एक बॉडी है, लेट से एक बॉडी है, या पेंडुलम की बात कर लेते हैं हम। एक पेंडुलम है जो कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो उस केस में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होगा, एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर बन जाएगा। तो उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू √2gh से, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन ये है कि अ बॉडी, या आप कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, अ बॉडी ऑफ मास m falls on द स्प्रिंग, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन आपको देता है कि एम जी एच इज इक्वल्स टू 1/2 एम बी स्केयर प्लस के एक्स। सेकेंड आपके पास है एम जी एच इज इक्वल्स टू 1/2 एम बी स्केयर प्लस आपके पास आता है 1/2 के एक्स स्केयर। चार्ली ऑप्शन इज एम जी एच इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्केयर, एंड डेल्टा ऑप्शन आप कह दें कि नन ऑफ दिस। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखें, एक ऑब्जेक्ट है, लॉस कर रहा है किस में, पोटेंशियल एनर्जी में, क्यों, क्योंकि वो फॉल कर रहा है। तो स्प्रिंग के ऊपर फॉल किए जा रहा है, तो गेन होगा किस में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वो बराबर होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर के। सो द राइट ऑप्शन इज द बीटा। ऐसे ही बेटा अगर आप सवाल एक और कर लें, यहाँ पे एक और सवाल हम कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सपोज कीजिएगा ये एक और हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका मास m है, ठीक है, वो किसी वेलोसिटी v से मूव किए जा रहा है, और यहाँ पे वो स्ट्राइक करता है, ये समझें कि वॉल है, और यहाँ पे आपके पास क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो फिर उस केस में आपका क्या होगा, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो रही है हीट में, तो आप लिखेंगे लॉस हो रहा है किस में, काइनेटिक एनर्जी में। सो 1/2 एम वी स्क्वायर इस इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एम सी डेल्टा टी। तो उस केस में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का फार्मूला ये बनेगा, ये अब आपने याद रखना है, ठीक। चलें, अच्छा इसी तरह से आप क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके डिफरेंट पूछे जा सकते हैं यहाँ से, तो डिफरेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक बॉडी है जो कि किसी भी इंक्लाइन शेप के ऊपर पड़ी है, और वो वहाँ से डाउनवर्ड मूव किए जा रही है, ठीक है। तो
कहता ये है कि एक ब्लॉक है जो स्लाइड कर रहा है यहाँ पे, सपोज कीजिएगा यहाँ पे वो स्लाइड कर रहा है इस तरह से। तो स्लाइड करते हुए वो कहता है कि आप बताएं, ये डी है, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये आपका एक एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। स्पीड यहाँ बॉटम पे इसकी क्या होगी उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो v इज इक्वल्स टू आपसे कहता है कि 2 mgh माइनस 2fd डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है m। बीटा ऑप्शन इज v इज इक्वल्स टू आपको कहता है कि 2gh माइनस fd। चार्ली ऑप्शन आपके पास है 2 mgh माइनस fd इंटू ऑफ द स्क्वायर रूट v आपके पास आ गया। डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 2gh माइनस fdm और इसका v है। अब सॉल्व कैसे करना है आपने, सोल्यूशन ज़रा देखिएगा इसका। यहाँ पे वो इसका मतलब है कि जितने भी है इसमें f स्मॉल नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गई है। तो जब एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गई है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 एम बी स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा एफ इंटू ये क्या बनेगा डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास कांटेक्ट आएगा, ये बनेगा एफ डी बन जाएगा। ठीक, एम जी एच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/2 mv² प्लस एफ डी आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कुछ इस तरह से कि बनेगा एम जी एच इज इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, आप इसको इस तरफ ले आए तो ये बनेगा माइनस एफ डी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एम वी स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा 2 एम जी एच माइनस एफ डी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो ये बनेगा क्या, m को उधर के डिवाइड कर दें तो 2 एम जी एच माइनस एफ डी डिवाइडेड बाई क्या बनेगा m इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसको मज़ीद ज़रा सिंप्लीफाई करें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें इसको दोनों तरफ। तो यहाँ पे आप एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, आप स्क्वायर रूट ले लें तो क्या क्या बन जाएगा, ये बनेगा v इज इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ बनेगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये बनेगा 2 mgh माइनस एफ डी डिवाइड बाई क्या बनेगा m और इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो इसलिए राइट ऑप्शन जो बनेगी वो क्या बनेगी एल्फा ऑप्शन। तो इसी तरह से अगर वो पूछता है आपसे तो फिर याद रखना है कि किसकी फॉर्मेशन किसके लिहाज से कैसे बनेगी। अब हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो वर्क होता है इट इज़ इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, और ये आपका एमडी कैट जो पेपर था फेडरल का उसके 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंट फार्मूलाज हैं, आपने इसको डिफरेंट शेप्स के लिहाज से याद रखना है। देखिए हमारे पास होता है वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क का फार्मूला एफ एस, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला चेंज के लिहाज से लिखेंगे तो 1/2 ये बनेगा क्या एम वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ठीक है, देखिए अब इसका मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से भी, एस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2f इन टू एम वी एफ स्क्र माइनस क्या बनेगा वी एस स्क्र। ठीक है, अगर मैं f को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो ये क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 2s इंटू एम इंटू वी एस स्क्र माइनस वी एस स्क्र। तो ये जो आपने लिखे हुए इसके डिफरेंट शेप्स हैं,
तो वो डिफरेंट शेप्स के लिहाज से आपने इसकी वैल्यूज़ या इसके फार्मूलेशन याद रखनी है। एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि ये जो आपने ये लिखा हुआ है एस, ये जो फार्मूला है, दिस इज़ यूज्ड फॉर टू फाइंडिंग दी स्टॉपिंग डिस्टेंस। और ये जो फार्मूला आपने लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हाउ मच स्टॉपिंग फोर्स शुड बी रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू स्टॉप द। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा एक एमसीक्यू बनता है। एमसीक्यू कुछ इस तरह से है कि आपसे कहता है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एप्लीकेबल फॉर, ठीक है। ऑप्शन आपको देता है यहाँ पे क्या, वो देता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर आपको देता है बोथ, और डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। तो बच्चा चूंकि हमारे पास इसको पढ़ चुका होता है तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी समझता है सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं होता, सारी एनर्जीज के लिए वैलिड होता है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगी, ऑल ऑफ दिस की ऑप्शन बन जाएगी। ठीक। अब इसके सवाल हम कर लेते हैं। सपोज कर लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पास पेपर में भी इससे सवाल पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ कार हैज़ a power of is equals to 1 मेगावाट, ठीक है, मेगावाट है, एंड मैस की वैल्यू आपको गिवन करता है कितनी है, 1000 kg है, इज इनिशियली एट रेस्ट, वो रेस्ट पे था, फाइंड टाइम टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक छोटा सा बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा अच्छा एमसीक्यू है। सवाल ऑप्शन देता है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दिस। सॉल्यूशन देख लें इसका, सॉल्व कैसे करेंगे आप इसको। देखें, वर्क का फार्मूला क्या था, 1/2 m इंटू वी एफ स्केयर माइनस वी एस स्केयर। सबसे पहली बात आप देखें, इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू मेरे पास बन जाएगा 1/2 m वी एफ स्केयर लिख लें, या फिर आप इसको v2 लिख लीजिएगा। अच्छा, वर्क बराबर किसके होता है, हमारे पास पावर का फार्मूला होता है w/t। सो यहाँ w इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, मैं लिख सकता हूँ इसको। तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, 1/2 m वी एफ स्केयर। ठीक है। अब ज़रा सॉल्व करें इसको मज़ीद। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, आपके पास जो पावर है वो है 10⁶, ये आ जाएगी मेगावाट, क्योंकि आगे टाइम आपने कैलकुलेट करना है। बाकी 1/2 फार्मूले का कांस्टेंट है। मैस की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 1000, और यहाँ पे v है, तो v आपको गिवन है 100, यहाँ बनेगा 100 का स्केयर। अब इसको सॉल्व करें। सो टाइम इज इक्वल्स टू, ये बनेगा कितना, ये बन जाएगा 1000, अपना लिख लिया, 100 10⁻², तो क्या बनेगा 4, तो ये बनेगा आपका कितना, 10,000 बन जाएगा। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2 फार्मूले का है, और 10⁶ ये आ जाएगी, 10⁶ को हमने डिवाइड कर दिया। सो टाइम इज इक्वल्स टू, ये पावर्स जो आपके यहाँ पे गिवन है वो टोटल देखें तो 4 + 3 7 हो गया, तो 10⁻7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁶। सो 1/2 इंटू 10⁻7, ये 10⁶ ऊपर जाएगा तो -6 बन जाएगा। सो 1/2 10⁻7 माइनस क्या बनेगा, 6। इसका मतलब यहाँ बच जाएगा 10⁻1, तो 10/2 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। सो 5 सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर कोई भी ऑप्शन आपके पास 5 सेकेंड वाली हो तो आप 5 सेकेंड चूज़ करेंगे,
लेकिन अगर नन की ऑप्शन है तो फिर आप नन को चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से एक और हम क्वेश्चन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के लिहाज से कर लेते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि अगर एमसीक्यू आ जाता है, फॉर एग्जांपल कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो जाएगी। मैस की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है, वो आप समझें कि लेट्स कर दें 2000 kg है, और जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है वो आपके पास 100 न्यूटन है। तो कहता है कि फाइनल जो स्पीड है वो आपके पास आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, इसका मतलब है आपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रहा है 100 मीटर, सेकेंड ऑप्शन आपको दे रहा है 1000 मीटर, चार्ली ऑप्शन दे रहा है आपके पास 10 मीटर, और डेल्टा ऑप्शन आपको दे रहा है 1 मीटर। सॉल्व कैसे करेंगे, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क होता है 1/2, ये बनेगा mv2 स्केयर माइनस का बनेगा v1 स्केयर। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये तो सारा 0 हो जाएगा। वर्क का फार्मूला क्या है, एफ डी इस इक्वल्स टू बन जाएगा 1/2 mv2 स्केयर। तो फोर्स हमें गिवन है 100, डी हमने कैलकुलेट करना है, 1/2 आ गया। मैस की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 2000 है, ये आ जाएगा। और v2 की वैल्यू कितनी है 10, तो उसका बनेगा स्केयर। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो बनेगा d इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये बनेगा 2000, और 10 का स्केयर बनेगा 100, और यहाँ पे 100 है ये ज़रा के डिवाइड हो जाएगा, तो 100 से कैंसिल, 2 1 जार 2, तो ये बनेगा कितना, d इज इक्वल्स टू 1000 मीटर विल बी द आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपने इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक।